जस्टिस सूर्यकांत 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं कि समाज में पहले से ही ऐसे परजीवी मौजूद हैं जो व्यवस्था पर हमला करते हैं। क्या आप भी उनके साथ जुड़ना चाहते हैं? कुछ युवा ऐसे हैं जो रोजगार नहीं मिलने और किसी पेशे में जगह न बना पाने के कारण कॉकरोच की तरह हर जगह फैल जाते हैं। यह सीजेआई की तरफ से दिया गया बयान था। इस बयान के अगले ही दिन कॉकरोच जनता पार्टी नाम का एक सोशल मीडिया पेज बन जाता है और 2 हफ्तों के अंदर लगभग 2 करोड़ 20 लाख लोग इस पेज को फॉलो करने लगते हैं। 16 मई 2026 को कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से सोशल मीडिया पर पेज बनता है। इससे पहले 12 मई 2026 को नीट यूजी का प्रश्न पत्र लीक होने की ऑफिशियल जानकारी सामने आती है। पेपर लीक की जानकारी सामने आने के 48वें दिन कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले सोनम वांगचुक अमरण नहीं था, वो अनशन था। अनशन शुरू करते हैं और अनशन शुरू होने से ठीक 23वें दिन दिल्ली में उग्र भीड़, मतलब वो अनशन शुरू हुआ उसके 23वें दिन दिल्ली में उग्र भीड़ संसद की तरफ बढ़ती है। शुरू में वो उग्र नहीं होती है, अलग अलग जगह से छात्र आते हैं, बच्चे आते हैं, लेकिन अचानक बीच में ये भीड़ उग्र हो जाती है, बैरिकेड्स तोड़ने लगती है, स्प्रे करने लगती है, पुलिस पर हमला करने लगती है, पथराव करने लगती है। इसी भीड़ में संसद उखाड़ने, नेपाल बनाने की बात होती है। बांग्लादेश में गुस्साई भीड़ के निशाने पर वहां की पहचान थी, वहां का मीडिया था। भारत में भी भीड़ के निशाने पर यहां का मीडिया था। दिल्ली के प्रदर्शन में भी आरोप यही लगे कि प्रदर्शन के दौरान संदेश दिया गया, इंटरनेट बंद होने पर ब्लूटूथ से चलने वाले ऐप का इस्तेमाल करें। एक किट तैयार हुआ। सोशल मीडिया पर कई सारे इन्फ्लुएंसर्स ये दावा करते हुए दिखाई दिए कि उन्हें दिल्ली में प्रोटेस्ट के समर्थन में रील बनाने के लिए 40 से 65,000 रुपए प्रति रील देने के ऑफर मिले। और ऐसी चीजें हमारे पड़ोसी देश में भी दिखी। बांग्लादेश से लेकर नेपाल तक सत्ता परिवर्तन के पीछे एक डीप स्टेट वाली थियरी सामने आई। अब सवाल यह है कि ये डीप स्टेट है क्या, ये काम कैसे करता है, आप जानना चाहेंगे ना? डीप स्टेट गेम्स नाम की एक किताब है। उस किताब के मुताबिक डीप स्टेट एक ऐसा गुप्त या अनौपचारिक नेटवर्क होता है जो किसी देश की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के समानांतर काम करता है, लेकिन उसकी जानकारी कभी पब्लिक में आती ही नहीं। यह डीप स्टेट पश्चिम के देशों की फंडिंग पर निर्भर रहता है और वो फंडिंग कभी लोकतंत्र की रक्षा, कभी लोकतंत्र की मजबूती, कभी मानवाधिकार की रक्षा के नाम पर एनजीओ के माध्यम से देश में आती है। एनजीओ का मतलब क्या होता है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो संगठन जो सरकारी नहीं है लेकिन लोगों की मदद के लिए दान का पैसा इकट्ठा करने के लिए काम करती है। दान का पैसा इकट्ठा करती है और उसके बाद उनके लिए काम करती है। भारत में तो इन एनजीओ का विशेष लगाव भारत से। देश में आज की तारीख में 37 लाख एनजीओ है। कितने? 37 लाख, जिनमें से विदेश से दान लेने के लिए बने एफसीआरए कानून के मुताबिक 16,000 रजिस्टर्ड एनजीओ हैं, जिसे हर साल 22,000 करोड़ रुपए विदेशों से दान मिलता है। अब सरकार विदेश से आ रही इसी 22,000 करोड़ रुपए पर नजर रखने के लिए एफसीआरए कानून को कड़ा कर रही है। नए एफसीआरए कानून में विदेशी चंदों से बनी संपत्तियां एनजीओ खत्म होने के बाद सरकार के कंट्रोल में आ जाएंगी। यानी कोई भी संपत्ति जो विदेशी चंदे से बनी है उसे सरकार तब अपने कंट्रोल में ले सकती है जब एनजीओ का रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाए या एनजीओ अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर कर दे और यह ना बता पाए कि उसके अकाउंट में ये फला पैसा कहां से आया और यहां से अगर आया तो ये गया कहां। सरकार के इस फैसले का विरोध देखने को अब तक मिल चुका है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां एफसीआरए एक्ट का विरोध करती हुई दिखाई दी है, बहुत सी।
और इसे एनजीओ पर उसने हमला भी बताया है। और ये तो बहुत पहले से कहा जाने लगा था कि हिंदुस्तान की तरक्की बहुत से लोगों को पसंद नहीं आ रही है। और ये कहते हुए हम ये भी नहीं भूल रहे हैं कि परीक्षा के पेपर्स अगर लीक हो रहे हैं तो सिस्टम में दीमक तो लगी है। सोचा है कभी, भारत में अनेकों ऐसे मंदिर हैं जिनके प्लानिंग को अगर आप देखेंगे, डिजाइन को आप देखेंगे, तो दुनिया के बड़े बड़े अजूबों को भूल जाएंगे। सोचा है कभी? एक ऐसा मंदिर आज आपको दिखाती हूं जिसकी ईंटें पानी पर तैरती हैं। सच बता रही। तेलंगाना के मुलुगु जिले में भगवान शिव का एक मंदिर है, रामप्पा। 13वीं सदी का ये मंदिर है और यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में यह है। पूरे भारत का अकेला ऐसा मंदिर है जिसका नाम किसी भगवान या किसी राजा के नाम पर नहीं है। पता है किसके नाम पर है? इसे बनाने वाले मुख्य शिल्पकार रामप्पा के नाम पर, इसीलिए इसे रामप्पा का मंदिर कहा जाता है। लेकिन इस मंदिर का असली जादू पता है क्या है? इसे बनाने का तरीका। मंदिरों को जिन भारी पत्थरों से बनाया जाता है वो पानी में डूब जाते हैं, है ना? लेकिन रामप्पा मंदिर का शिखर जिन ईंटों से बना है वो इतनी हल्की है कि पानी में डूबने की बजाय वो तैरने लगती है। पता है क्यों? डेंसिटी की वजह से। इन ईंटों की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है। अब ऐसा भला क्यों? क्योंकि मिट्टी में बबूल की लकड़ी, भूसी, हरड़ के मिश्रण का इस्तेमाल करके इन ईंटों को बनाया गया और ये ईंटें बन गई स्पॉन्ज जैसी हल्की, लेकिन चट्टान की तरह मजबूत। मंदिर के मुख्य मंडप में काले बेसाल्ट पत्थरों को तराशा गया है। जब आप इन खंभों के खास बिंदु पर जाकर थपथपाते हैं तो यहां से आवाज आती है सारेगामा पा की। इसी अद्भुत कारीगरी को देखकर मशहूर इटालियन यात्री है मार्को पोलो। जब इस मंदिर को देखा तो भैया हैरान हो गए और कहा कि मंदिरों की आकाश गंगा का सबसे चमकीला तारा है रामप्पा मंदिर। चलिए भाई, हम भी घंटी बजा देते हैं। हमें अब इजाजत दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी 8:50 पे। फिलहाल जाना होगा, लेकिन कहाँ मिलेंगे कल? न्यूज़ की पाठशाला में। न्यूज़ की पाठशाला में 8:50। नमस्कार। हाथ में डंडा लिए, हाथ में पत्थर लिए, पुलिस पर, वर्दीधारियों पर इस तरीके से अटैक कर रहे हैं। और अब पुलिस क्या करे? वहां खड़ी रहकर पत्थर खाए? हमारी प्रोफेशनल टीम इस वक्त क्या करे बताइए? और ये देखिए, पुलिस जब वापस आएगी और लट बजाएगी तो फिर कहा जाएगा कि देखिए पुलिस वाले क्या करते हैं। ये लोकतंत्र नहीं, ये लाठी तंत्र है। वहां पर बहुत सारे ऐसे गिद्ध होंगे जो अपने कैमरे से ये सब रिकॉर्ड कर रहे होंगे, एक एक को जूम करके। यहां होगी पुलिस की लाठी और वहां पिटता हुआ वो बच्चा, और फिर इमोशनल म्यूजिक, स्लो मोशन में वीडियो बनाए जाएंगे। जब यही भीड़ किसी पत्रकार को लिंच करती है, किसी पुलिस वाले को लिंच करती है, किसी महिला रिपोर्टर के साथ अभद्रता करती है, तब कहां गायब हो जाते हैं ये सब? तब खुद को लिबरल विचारों का शहंशाह समझने वाला ये गैंग अपनी आंखें, अपने कान, अपने मुंह को बंद कर लेता है, शतुरमुर्ग की तरह घुस जाता है मिट्टी में। ये दोहरापन अब किसी से नहीं छिपा है। जंतर मंतर पर ऑन ड्यूटी पत्रकारों पर हमला करना अचानक हुआ हादसा नहीं है। हुक्म, अचानक हुआ हादसा नहीं है। जब भीड़ को लगातार ये सिखाया जाए कि जो आपकी हां में हां ना मिलाए वो आपका दुश्मन है, वो कोट इन कोट गोदी मीडिया है, तो उसका अंजाम ये लोग ऐसा ही करते हैं। क्यों? क्योंकि आप जो चाहते हैं आपके हिसाब से वो बोल नहीं रहा है। आप पीएम की गालियां अगर दे रहे हैं, हम गंदी भद्दी गालियां प्रभु राम को दे रहे हैं, तो सुनिए, मुस्कुराइए, तो आप स्वतंत्र मीडिया है। लेकिन क्रॉस क्वेश्चन कर जाएंगे कि आपका ब्लूप्रिंट क्या है, आप अनशन क्यों नहीं कर रहे हैं, सोनम वांगचुक की अनशन पर क्यों बैठे हैं, तो आप गोदी मीडिया है।
आज भी सीजेपी के प्रवक्ता यही दोहरा रहे हैं कि 20 जुलाई को जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर था। अब इसे क्या माना जाए? बयान माना जाए कि धमकी माने जाए? सीधा सवाल यह है कि जान तो हर इंसान की कीमती है ना? पत्रकारों की सुरक्षा, उनकी गरिमा, उनका जीवन किसी राजनीतिक नैरेटिव से छोटा है? बिल्कुल नहीं। जो कुछ भी पत्रकारों के साथ वहां पर किया जा रहा है उससे इस आंदोलन की साख खत्म हो रही है और कुछ नहीं। एक तरफ जो आपसे बात करने आ रहे हैं, जो आपके मुद्दे अपने कैमरे में कैद करने के लिए आ रहे हैं, आपकी बात जनता तक रखने आ रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, बदसलूकी कर रहे हैं। और फिर आप चाहते हैं कि सरकार आपसे बात करे, जंतर मंतर पर आए। सरकार कहती है कि आइए मुद्दे को सुलझाइए, तो कहते नहीं, जहां हमने तंबू सेट किया है वहीं पर आना पड़ेगा। और ये सब करने के बाद अभिजीत दीप के नई वार्निंग जारी कर देते हैं, शर्तें मान लो वरना बड़ा कॉल लेंगे। क्या बड़ा कॉल लेंगे बताइए, क्लियर कीजिए। कौन सा बड़ा कॉल लेंगे आप? ये धमकी नहीं है। जब एक आंदोलन अपनी विश्वसनीयता खो देता है, जब उसके पास तर्कों का अकाल पड़ जाता है, तो वो हिंसा, धमकियों और पत्रकारों पर हमलों का सहारा लेने लगता है। एक तरफ पत्रकारों पर हमला, दूसरी तरफ सीजेपी की सो कॉल्ड लीडरशिप खुद बॉडीगार्ड लेकर चल रही है। जब साथ देने की बारी थी तब आप नदारद थे। अब तो आप ही के साथ ही गिना रहे हैं कि ब्रेड पकौड़ा खा रहे थे, मेरे बर्गर खाने पर मिर्ची लग गई। जब भीड़ का हीरो बनने की बारी आती है तो बॉडीगार्ड अगल बगल बुला देते हैं। जो विपक्ष सीजेपी के इस प्रोटेस्ट को फ्यूल बनाकर संसद में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, उनसे जब पत्रकारों पर हुए अटैक पर सवाल किया जाता है तो सुनिए जवाब क्या मिलता है, और सुनिएगा जरूर आप। कीर्ति जी, पर बच्चे भी तो हैं जिन्होंने रिपोर्टर्स पे अटैक किया, हमारे एक रिपोर्टर को पीटा, उसको रॉब भी किया, असॉल्ट भी किया। आपको लगता है वो वायलेंस ठीक था? नहीं, ऐसा कीजिए ना, आप लोग भी सच्चाई दिखा दिया कीजिए, तो फिर कभी कोई आप लोग के ऊपर। आरएएफ ने भी अटैक किया, आरएएफ पे अटैक हुआ कल। आरएएफ पे और पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर पुलिस पे भी हुआ अटैक, जर्नलिस्ट पे। आपको गोदी मीडिया का क्वेश्चन करना है, आप गोदी मीडिया का क्वेश्चन कीजिए। ये तो बता दीजिए। कुछ नहीं बताएगा, कुछ नहीं बताएगा। देश का छोटा छोटा लड़का का साथ आप लोग ऐसा करेगा, क्यों वो लोग नहीं करेगा? उन छोटे लड़कों ने जर्नलिस्ट के साथ जो किया, हमारा एक रिपोर्टर था, उसको रॉब किया, असॉल्ट किया। आप क्यों किया उधर अंदर में? तो आपको नहीं, उनका वो लोग जानते हैं जो आप लोग गोदी मीडिया का आदमी है। आप नहीं, वो लोग जानते हैं आप लोग गोदी मीडिया का, आप गोदी मीडिया का आदमी है। असॉल्ट किया जाएगा। वो लोग जो कर रहा है ठीक कर रहा है। निर्लज्ज हैं ये सांसद, निर्लज्ज। ये सर्टिफिकेट देंगे कि कौन सा मीडिया कौन सा है। इसका मतलब ये लेजिटिमाइज कर रहे हैं कि जो इनके साइड वाला मीडिया है कभी उधर साइड या इधर साइड चला जाए तो वो गया ही क्यों, वरना उसका तो पिटाई हो जाएगा। वाह कल्याण बनर्जी, वाह। आज ही महिला सांसदों पर अभद्र टिप्पणी करने के लिए इन्हें पूरे सत्र से निलंबित किया गया है। ये बताएंगे, ये कह रहे हैं जो पत्रकारों के साथ हुआ वो सही हुआ। सांसद महोदय, अगर हिंसा को जायज ठहराने के लिए ये कुतर्क करना पड़े तो आई एम सॉरी, शेमफुल। फिर बंगाल में जो आपके नेताओं के साथ हो रहा है, जो अंडा ट्रीटमेंट आपको मिल रहा है, घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, भीड़ के हत्थे चढ़ जा रहे हैं, आप ही के तर्क से मुझे बताइए वो ठीक है कि गलत है? मेरी उन तमाम युवाओं से गुजारिश है, इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डूम स्क्रॉलिंग करते हुए ये हमेशा याद रखिएगा, ये 30 सेकंड की रील आपको सिर्फ वही दिखाती है जो आप सोच रहे हैं, जो दिखाने वाला सोच रहा है कि आप देखें। जो दिखाने वाला आपको दिखाना चाहता है वही आप देख रहे हैं। आधा सच, झूठ से भी ज्यादा खतरनाक। किसी एक वीडियो को देखकर अपनी राय बना लेना अपने दिमाग की चाबी किसी एल्गोरिथम के हाथ में थमा देने जैसा है। अगली बार जब कोई रील देखकर आपको गुस्सा आ जाए, खून खौले, आंखें भर आए, तो बस 5 सेकंड रुकिएगा और पूछिएगा
क्या आपको पूर्ण सच मालूम है? जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बीच कुछ ऐसी तस्वीरें और नारे सामने आए जो संदेह को जन्म देने वाले हैं। प्रदर्शन के दौरान अचानक जो मंशा सामने आई, संसद को उखाड़ देंगे, भारत को नेपाल बना देंगे, प्रधानमंत्री मेरा बस चले तो गोली मार दूं कह देने वाले, न जाने कैसी कैसी बातें। ऐसी बातें कोई आम छात्र नहीं कर सकता है। ऐसी बातें नीट की परीक्षा में जाने वाला, उसे अटेम्प्ट करने वाला छात्र कह दे, ये मैं मान ही नहीं सकती। ये बातें उस मानसिकता का उदाहरण है जो दिखाती है कि कैसे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ नफरत का एक जहर बोया जा रहा है। जिसे माइक मिला उसने बिना किसी तथ्य के, बगैर किसी आंकड़े के आरोप लगाना शुरू कर दिया, अभद्र बातें कहना शुरू कर दिया। ऐसी बातें कोई आम छात्र कह दे, ये हो ही नहीं सकता। और इसीलिए मैं आपको कुछ डिटेल आंकड़े देना चाहती हूं, जिससे आपको भी क्लियर हो सके कि कहां हम खड़े हैं और असलियत क्या है। बोर्ड बाबू को प्रणाम कर दीजिए भैया। ये है नीट